साथ में रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमेशा हमारा साथ दिए। हमसे जो भी मानना है मांगिए, जो भी लेना है लीजिए। सबको करने वाला अल्लाह है। अल्लाह हमको जरिया बना रहा है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे हाथ मजबूत करिए। आने वाले जो इंतखाबात है उसमें कांग्रेस का साथ दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। जमात उलमा तेलंगाना के तरफ से एग्जीक्यूटिव मीटिंग लगा। जनरल सेक्रेटरी मेरा भाई पीर साबिर ने 2 दिन के समय के अंदर तेलंगाना कोने कोने से जमात उलमा जवानों को बुला के ये जलसा आज करवा रहे। मंच पे जाने माने नेता लोग और हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने इस दिन इधर हाजिर होके जो जमात इस देश आज़ादी के लिए जो लड़ा, इस देश आज़ादी जो दिलाए, आज भी इस देश में गरीबों के तरफ से सोचकर सरकार की तरफ से गरीब लोगों की जो मदद मिलना है और गरीब जो तकलीफ उठा रहे वो तकलीफ़ों के बारे में सरकार के नज़र पे ले आने के लिए जो कोशिश कर रहा है, ज़रूर कोई भी नेता हो, कौन सा भी पार्टी का नेता हो, जमात उलमा को अभिनंदन करने का बहुत ज़रूरत है। इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल आए गए भी, कोई सरकार में बैठे, कोई बिना सरकार में भी आए भी गए भी हो गए। मगर यकीन से मैं कहना चाहता हूं, इस देश आज़ादी के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 100 साल के ऊपर जो मेहनत किए, आज भी कोने कोने पे इस देश में गरीब जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस झंडा लहराते रहता है। कांग्रेस के साथ साथ और किसी को हम इस तारीख में तारीफ करना अगर मौका मिले तो जमात उलमा को हम तारीफ करना ज़रूरी है। 1919 से शुरुआत होकर 100 साल के ऊपर इस देश में देश के लिए, देश आज़ादी के लिए जो काम किए, इस देश में जब जब तकलीफ पैदा करने के लिए लोगों ने कोशिश किए, तब तब सब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को कोई फर्क नहीं देखे। इस देश में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिलकर जोड़कर इस देश को आगे ले जाने के लिए जो कोशिश किए, उसमें जमात उलमा को कोई नाअंदाज़ा नहीं कर सकते। क्योंकि हर वक्त कुछ ऐसे दल है चुनाव आए तो दिखते हैं, कुछ ऐसे दल है सरकार में बैठे तो कागज़ लेके मिलने के लिए आते हैं। मगर जमात उलमा ऐसा नहीं है। जमात उलमा गरीब लोगों के तरफ से गली गली में जो ज़रूरत है वो मुद्दों को उठाते, वो मुद्दा हल्का करने के लिए जो कोशिश कर रहा है। खासकर तेलंगाना में जिस दिन कोडंगल में कुछ लोग मेहनत करके पुलिस ज़बरदस्ती करके मुझे चुनाव हराया असेंबली में, उसके बाद 4 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट चुनाव आए थे। तब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने यह कहा आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ना है, वो भी मलकाजगिरी से।
वहाँ पर जो पिछले सरकार चलाए 7 असेंबली में उनको 4 लाख मेजॉरिटी थे असेंबली चुनाव में। ऐसे जगह में मुझे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी आदेश दी। जब पार्टी आदेश देने के बाद मैं भी तय कर लिया, मल्काजगिरी में नॉमिनेशन डाला। उसके बाद कुछ लोगों से मैं मिला, वो लोग ये कहा जमात उलेमा पीर शबीर अली साहब से आप मिले तो ठीक होगा, क्योंकि जमात में उनका पकड़ है, वो ईमानदारी से काम करने वाला है। आगे अपने लिए अगर उनके तरफ से इशारा भी आए, अपने लिए कुछ फायदा होगा चुनाव में। तब अंबरपेट में पीर शबीर अली साहब को मिलने के लिए मैं घर पे गया। बात हुई मेरा। बात होने के बाद मेरे साथ में जो लोग थे उन लोगों को बाहर भेज दे के दरवाज़ा बंद करके पीर शबीर साहब से मैं पूछा, अभी चुनाव है ना, अच्छा बुरे रहता है, चाय पानी का भी खर्चा रहता है, तो क्या करूं? तो ये बोले, वो खुद बेल मार के चाय बुला के चाय लाओ बोल के मुझे चाय पिला के, साहब हम किसी से मदद नहीं लेते, कोई भी हमारे दफ्तर में आए हम लोगों को जितना हो सके हम उतना मदद करते, साहब हम मदद लेने वाले नहीं है। जमात कोई भी तकलीफ में आए तो हम मदद करने वाले हैं। इस चुनाव में हम लोग हमारा मेहनत से हम लोग कोशिश करेंगे, हम जितना हो सके उतना हम कोशिश करके अब चुनाव में आपको जिताएंगे। बात दिए। उसके बाद मल्काजगिरी में 11,000 वोट से मैं एमपी बनकर दिल्ली गया। गली से दिल्ली जाने में जमात उलेमा का मेहनत है। मैं यकीन से मुख्यमंत्री होदा पे मैं आज कहना चाहता हूँ, जिस दिन तकलीफ था, जिस दिन चुनाव में जीतना उतना आसान नहीं थे, उस दिन मैं जमात उलेमा पीर शबीर साहब से मैं मिलने के लिए गया। वो वादा किए हम दिल लगा के हम मेहनत करेंगे, आपको जिताने के लिए कोशिश करेंगे। वो बात निभा लिए। उन लोगों के मेहनत से खासकर हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों ने मुझे मदद किए। चुनाव में जीत कर दिल्ली गए। पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रहे थे, जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उनके खिलाफ उन जो कदम उठा रहे, गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो मोदी जी, अमित शाह जी जो कदम उठा रहे, कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में जब लड़ रहे थे, लोकसभा में हम राहुल गांधी जी के फौजी बनकर हम लोग मोदी और अमित शाह के खिलाफ लड़े। जब पार्टी ने पहचाना, अरे बंदा कुछ काम का है, ये कुछ कर सकता है, इसको कुछ जिम्मेदारी देंगे बोल के सोनिया गांधी जी सोचकर मुझे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने बनाया। 3 साल हम लोग सबके मदद लेकर मेहनत किए। 3 साल में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाए। इस सरकार माइनॉरिटी के मदद से इस राज्य में हम कांग्रेस के सरकार बनाए। मैं यकीन से ये भी कहना चाहता हूं, जब जब कांग्रेस पार्टी देश में सरकार चलाए, राष्ट्रपति जी से लेकर मुख्यमंत्री तक हर बार माइनॉरिटी को बराबर हिस्सा दिए। ये किसी ने कोई किसी को उधार में नहीं दे रहा है, ये आपके हिस्सा है। आप मेहनत किए, देश आज़ादी के लिए आप शहीद होकर, माइनॉरिटी ने लड़कर, यहाँ पर निज़ाम सरकार के खिलाफ भी शोएबुल्ला खान से लेकर बहुत सारे माइनॉरिटी लोग सरकार के जो उस दिन जो हुकूमत चलाए, डिक्टेटरशिप जो चलाने के लिए कोशिश किए, उन लोगों के खिलाफ जो माइनॉरिटीज ने जो कदम उठाए। इसीलिए जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति बने। बहुत सारे राज्यों में, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक जगह जगह पे
माइनॉरिटी के, मुसलमान माइनॉरिटी के मुख्यमंत्री बनाए कांग्रेस पार्टी ने। इस देश में केंद्र सरकार में सलमान खुर्शीद जी से लेकर अहमद पटेल, आज़ाद साहब तक, इस राज्य में शब्बीर अली जी से लेकर अजहरुद्दीन तक हम लोग सरकार में माइनॉरिटी को जब जब मौका मिले हिस्सा दिए। 8 एक ही कलम से, एक ही आर्डर में मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद 8 कॉरपोरेशंस को, माइनॉरिटियों को मैं चेयरमैन बनाया। आज 2 इसी मंच पे है। मगर हम लोग कभी भी नहीं बोले हम इतना कर रहे उतना कर रहे। जो काम करना अपना जिम्मेदार है। अपने को भरोसा करके जो माइनॉरिटी लोग ये कुर्सी में बिठाए, उन लोगों के हिस्सा पूछे ना पूछे, उन घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारे है। इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। जो साबिर ने कहा, सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे 100 साल पहले ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में किए। 100 साल तक कोई किसी ने वो कदम नहीं उठाया। पहली बार तेलंगाना राज्य में हम लोग सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे बनाए। उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का भी हिस्सा निकाले। क्यों निकाला? जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने, अहमद पटेल साहब ने, आज़ाद साहब ने, शब्बीर अली ने 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में, वो आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक ही पूछ रहा है कि भाई हिस्सा कहाँ है? अब गिने क्या, गिनती किए क्या, कितना माइनॉरिटी लोग हैं? बिना गिनती आप कुछ रिजर्वेशन नहीं दे सकता है। आगे अपने को वहीं पर तकलीफ होने वाले सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए हम सोचकर ये जो सिपेक सर्वे हम लोग किए, उसमें बराबर माइनॉरिटी का भी कितने लोग हैं, कितने परसेंट है, कौन सी गली में कौन सी माइनॉरिटी है, पूरा हिसाब किताब बना के 12.5% आज तेलंगाना में माइनॉरिटी लोग हैं। आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पहले लोग बोलते थे, लोग सुनते थे, हम 12% है, हम 14% है, हम 15% है, अंदाजे से बोलते थे। मगर अंदाजा कोर्ट में कुछ काम का नहीं है। कोर्ट के सामने अगर अब पेश करना है, आगे 4% रिजर्वेशन को अगर बचाना है तो हिसाब किताब होना। बड़े लोग ये बात कहे, 100 बकना 1 लिखना। लिखने का बहुत जरूरी था, बकने से कुछ फायदा नहीं है। लिखने का बहुत जरूरी है आज के तारीख में। इसीलिए हम लोग जो सर्वे किए, सिपेक सर्वे, माइनॉरिटी का पूरा बराबर हिस्सा करके, जितने लोग हैं हिसाब करके हम लोग तैयार किए। आगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर 4% रिजर्वेशन का मसला आएंगे, ये कागज ले जाकर ये हिसाब किताब कोर्ट के सामने रखे तो 4% रिजर्वेशन परमानेंट हो जाएंगे। आज के तारीख में हजारों डॉक्टर, लायर्स इस रिजर्वेशन की वजह से अब माइनॉरिटी से बन रहे। परसों ग्रुप 1 में नौकरी मिला, ग्रुप 2 में नौकरी मिला, ग्रुप 3 में नौकरी मिला। मैं खुद उन लोगों को एलपी स्टेडियम में जो अपॉइंटमेंट आर्डर दिया हुआ है, ये माइनॉरिटी के टीचर्स को, सबको। इसीलिए भाई आज मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार का ने ज़्यादा बांटने के लिए जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, मगर मेरे सरकार ने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए सब कुछ दूंगा। मैं माइनॉरिटी के जिंदगी में बदलाव लाना है तो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाओ। इस देश मजबूत होना है तो माइनॉरिटी बच्चे पढ़ना, लिखना, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना। इस देश में नेता बनना, नेता बनकर हुकूमत चलाना। कांग्रेस पार्टी में आपको जगह रहेंगे, मेरे साथ लेकर मैं चलाऊंगा। जिस दिन मैं असेंबली टिकट दिए, अजहरुद्दीन को दिए, शब्बीर अली साहब को दिए, बहुत सारे लोगों को दिए, मगर चुनाव में कोई भी नहीं जीता, फिर भी नहीं छोड़े। अजहरुद्दीन साहब को मंत्री बनाया, एमएलसी बनाने के दरखास्त रखे। कुछ तकलीफ है तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा जजमेंट दे दिए, एमएलसी बना दो। कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब हम लोग पार्टी के तरफ से टिकट दिए तो आप लोग सब जमा होकर जिताने के लिए कोशिश करना।
खाली माइनॉरिटी वोट से हम नहीं जीतेंगे, हमें पता है, मगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सबको मिला के अपने भाई को जिसको भी टिकट मिला, कोई जमीन वाले रहता, कोई जायदाद वाले रहता, कोई बात रहता है कुछ समाज में, उन्होंने बोले तो लोग यकीन करते, भरोसा करते। वो भरोसा देने का, वो भरोसा लेने का, भरोसा निभाने का जिम्मेदारी आप लोग लेना, क्योंकि चुनाव में नहीं जीते तो कोई फायदा नहीं है, जो जीता वही सिकंदर है। चुनाव में नहीं जीते तो हम टिकट दिए तो भी देख भाई आप लोग टिकट दे रहे मगर कोई चुनाव में नहीं जीत रहा है, क्या करने वाले, क्यों टिकट दे रहा है, ऐसी बात होते रहता है पार्टी के अंदर। इसीलिए जहां पर भी आज भी म्युनिसिपल इलेक्शन चुनाव हो रहे, जहां जहां पार्टी मौका दिए उन लोगों को जिताने के लिए आप लोग कोशिश करना, सबको साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हेट क्राइम, हेट स्पीच के लिए जो कानून बनाना है, आने वाले बजट सेशन में कानून लागू करेंगे तेलंगाना रियासत में। पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहे, मैं ऑफिसरों को सबको बोल दिए, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट तक जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन ने बचाया, परसों मोदी के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़े जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को मैं गुजारिश किए, हेट क्राइम, हेट स्पीच के कानून बना दो, आगे कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना है, ये किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। आगे इस देश तरक्की करना है तो हेट स्पीच कम कर देना, ये हेट क्राइम भी पूरा करप्ट कर दे के जो भी ऐसा कोशिश करेगा उनको तो अंदर डालने का बराबर हम लोग कानून बनाएंगे। कोई चिंता करने का नहीं है, हम हैं, सबको साथ लेकर चलाने के लिए अपने सरकार है। इस सरकार आपके मदद से बनाए है, आप लोग जो भी जरूरत है सरकार को दरखास्त दे सकते हैं, सरकार आपके दरखास्त को जरूर देखेंगे, जरूर उसका जो रास्ता निकालने का है वो रास्ता हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश तरक्की करना है, इस देश जापान, जर्मनी, अमेरिका से, चाइना से अगर मुकाबला करना है तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी मिलके मेहनत करने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल अगर इन्वेस्टमेंट अगर आना है, अगर बड़े बड़े कंपनी इधर आकर अपने बच्चों को नौकरी मिलना है, अपने बच्चे भी अच्छे तरक्की करना है तो कानून सही तरीका से चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होना है, सब मिलजुल के चलना है। जहां पर भी ऐसा मिलजुल के नहीं चल के, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट लगाने वाला नहीं है। कोई भी उनका कुछ पैसे डाल रहा है तो पहले देखेगा भाई मेरा पैसे का क्या भरोसा है, भरोसा मिलने के बाद क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। मुझे कोई भी कारोबार करना है तो पहले जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका जो प्रोटेक्शन वो मांगेगा, आगे प्रॉफिट मांगेगा। ये दो रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना है तो हिंदू, मुस्लिम, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी सब मिलके सब मेहनत करना, सब आगे तरक्की करना। किसी एक ने तरक्की की है, किसी एक ने कमा लिया, किसी एक ने कुर्सी में बैठा, ये नहीं चलता, ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कोई कोशिश करते, देखे आप कल दिल्ली से कोई आया था महबूब नगर में, क्या भाषण दिया आप देखे, अमित शाह जी ने जो भाषण दिया चवेला में 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम निकाल देंगे, तेलंगाना में सरकार बनाए तो हम 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। मैं मोदी जी, अमित शाह जी से सवाल कर रहा हूँ, हिम्मत है तो तेलंगाना में सरकार बना के दिखाओ। परसों चुनाव में आप 8 सीट कैसे मिले सबको पता है। किसी ने ऑर्गन डोनेशन किए, खुद के पार्टी को खत्म कर दे क्या और किसी को वोट बदलाव किए। 35-36% वोट 15% कैसा हो गए आप लोग सोचो। मैं बोलेगा नहीं, आप स्कॉलर से 9.5 लाख मेंबर्स है, उसमें 50-40 हज़ार स्कॉलर्स है जमात उलेमा में। इस देश में 1 करोड़ जवान है, इसमें जमात उलेमा 1 करोड़ लोग इसमें मेंबर्स है, सब लोग पढ़े लिखे सो ताकत वाले हैं। 1 करोड़ में समझदार वाले डॉक्टर लोग, बड़े बड़े स्कॉलर्स है इसमें। तेलंगाना के रियासत में 9.5 लाख आप लोग मेंबर्स हैं।
ये एक दिन बस है आप लोगों को एक जगह में 10 लाख जमा होने के लिए। मुझे पता है आप लोगों का ताकत, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश में नफरत फैलाने वाले को जो वोट दे रहा है उनका नीयत कैसे है वो सोचो। जो नफरत फैलाने वाले का तो अपने को पता है, वो सामने खुल के दिख रहा है, खुल के बोल रहा है, उसको हम पहचान सकते हैं। जो आदमी मुखौटा डालकर अपने को जो धोखा दे रहा है, धोखेबाजियों को पहचानो, वो कोई भी हो, कैसे भी हो, धोखेबाजों को पहचानना बहुत जरूरी है आज के तारीख। ऐसे लोगों बहुत खतरनाक होते उन लोगों से भी, क्योंकि जो पहचान सकते हैं वो दुश्मन को हम मुकाबला कर सकते हैं, जो नहीं पहचानते वो दुश्मन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आज जो तेलंगाना कोने कोने से आप लोग इधर आए हुए, आगे हम लोग सब मिलके काम करेंगे, कानून बनाएंगे। सरकार के जो कॉरपोरेशन के तरफ से जो वेलफेयर है, साबिर ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए, उनका रिसर्च पूरा मुझे दे दिए। मैं उसके बाद और जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम जो बजट मंजूर कर रहा है उसका पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक सेल होना बोल के अभी यहाँ से दिखाया, मुझे भी समझ में आ गए। क्योंकि हम पैसे दे रहे, बड़े लोग बोले पानी में भी डालो पैसे, गिन के डालो। जब पानी में फेंकना भी है, समुंदर भी फेंकना है, तो भी गिन के फेंको, कितना फेंके। तो ये मॉनिटरिंग सेल का बहुत ज़रूरी है। ज़रूर आने वाले बजट के अंदर मैं एक माइनॉरिटी जो सैंक्शंस है उसका मॉनिटरिंग सेल, एक IAS ऑफिसर को लगा के, कुछ बाकी ऑफिसर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी उसमें लगा दे के, जो बजट हम दे रहे, जो खर्चा हो रहे, कौन सी तरीका से हो रहे, सही आदमी को मिल रहा या नहीं मिल रहा, जो जिसको ज़रूरत है उनको पहुंच रहा या नहीं पहुंच रहा, उसका मॉनिटरिंग सेल हम बनाएंगे। सरकार आपके तरफ से सब कुछ मेहनत करेंगे। कभी कभी कुछ काम आगे पीछे हो जाएंगे, मगर हमारे नीयत खराब नहीं है। अगर कभी हम भी चाहते अच्छा करने के लिए, मगर सिचुएशन कभी अपने हाथ में हलाल में कभी कभी साथ भी नहीं देते, तो इसीलिए ये सरकार सही तरीका से सरकार चलाने के लिए कोशिश करेंगे। जो माइनॉरिटी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरे सरकार सब कुछ कोशिश करने वाला है। आप लोगों का जो दुआ है, आगे भी वो दुआ रहना। आगे ये सरकार सही तरीका से चलाएंगे। हिंदुस्तान में तेलंगाना के सरकार के बारे में सब लोग तारीफ करिए, जैसा हम लोग सरकार चलाएंगे। क्योंकि ये सिपेक सर्वे हम लोग करने के बाद अब मोदी जी को कंपल्शन हो गया, अब जनगणना में सब कुछ लगा है। जो डॉक्यूमेंट हम बनाए तेलंगाना में, वही आज पूरा देश में लागू करने के लिए उन्हें डिसीजन लेना पड़ा। इसीलिए हम लोग अच्छा तरीका से सरकार चलाएंगे। जब भी आप लोग बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि आपको तो पता है 24 घंटे में 18 घंटा भी काम करो कम पड़ रहा है। मैं भी तो तरीका से हूँ, अभी 20 साल आप जहाँ बोले तो वहाँ दौड़ने के लिए, भागने के लिए मैं तैयार हूँ। मेहनत करने में भी मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। यूसुफ है 2009 से मेरे साथ में कोडंगल में जो काम कर रहा है, कोडंगल के और तांडूर के बहुत सारे लोग आए हुए, उन लोगों को पता है मैं कौन सी तरीका से काम करता हूँ, कैसे मेहनत करता हूँ, सबसे कैसे मिलता हूँ। मेरे किसी गरीब से मिलने के लिए कुर्सी कभी भी बीच में नहीं आते। मैं कुर्सी देखकर किसी से नहीं मिलता हूँ, इंसान को देख के मैं मिलता हूँ, इंसान को इज्जत करता हूँ, इंसान को कदर करता हूँ। मैं इंसान के साथ जोड़ने के लिए कोशिश करता हूँ। आगे भी अपने ये सरकार मेरा अकेला नहीं है, आप अपना सरकार है। ये सरकार बचाने का जिम्मेदार अब सबका है। जो आज़ादी दिलाए जमात उलेमा का, आज़ाद दिलाने का जितना जिम्मेदारी है, ये सरकार बचाने का भी उतना ही जिम्मेदारी है। आप लोग ये जिम्मेदारी उठाते बोल के 100% मैं यकीन करता हूँ आगे भी हम लोग सब मिलके काम करेंगे। आगे तेलंगाना तरक्की में हम लोग हिस्सा ले लेंगे। शुक्रिया अदा करते हुए मैं यहाँ ही मेरा
भाषण बंद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।